फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जर्नल एंट्री। पहले हम देख ले ओवरव्यू में कि हम क्या क्या सीखेंगे। पहले हम जानेंगे कि जर्नल क्या होता है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजैक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनके ऊपर फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शन इन गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, बैंक के साथ किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैड डेट्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन की मदद से हम जर्नल एंट्री का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि कैसे अकाउंटेंट जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करता है, फिर उसमें इन्वॉल्व अकाउंट्स आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई करता है। एक बार अकाउंटेंट ने अगर ये कर लिया तो उस ट्रांजैक्शन को वो इजीली जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये जर्नल होता क्या है? जर्नल दोस्तों कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बेसिकली ये एक बुक की तरह होती है। जैसे आपने भी अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा कि प्री प्रिंटेड फॉर्मेट की नोटबुक्स आती थी, कि 3 लाइन की, 2 लाइन की, 4 लाइन की नोटबुक्स। वैसे ही जर्नल एक तरह की बुक होती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो अगर आप मैनुअल जर्नल देखने जाएंगे तो वो एक प्री प्रिंटेड बुक की तरह होती है। जर्नल को प्रिंसिपल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस जो है जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे डेट वाइज उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। हमने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें जाना था कि जो अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है वो है रिकॉर्डिंग, और ये फंक्शन जर्नल पूरा करता है। तो हम पहले देखते हैं कि इस जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जिससे कि आपके लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आसान हो जाए। ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है उसमें सबसे पहले डेट होती है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी डेट डाली जाती है। सेकेंड कॉलम होता है जिसमें पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। नेक्स्ट कॉलम में LF नंबर लिखा है, यानी कि लेजर फोलियो नंबर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे जब हम पोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो समझेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट की 2 कॉलम में अमाउंट लिखी जाती है। एक कॉलम में डेबिट अमाउंट और दूसरे कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक सैंपल जर्नल एंट्री लिखी हुई है, जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप ध्यान दें, जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट अकाउंट है और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट अकाउंट है। अब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को लिखने का जो तरीका है उसके ऊपर आप ध्यान दें। जो परचेज अकाउंट है वो पर्टिकुलर कॉलम के बिगिनिंग से शुरू हो रहा है। परचेज अकाउंट लिखा और फिर उसी लाइन में लास्ट में DR वर्ड लिखा जाता है, और जो क्रेडिट अकाउंट है वो नीचे की लाइन में थोड़ा जगह छोड़कर लिखा जाता है और क्रेडिट अकाउंट के पहले TO2 लिखा जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि जो डेबिट अकाउंट है उसके लिए DR वर्ड क्यों है, जबकि डेबिट वर्ड में R आता ही नहीं है।
तो यहाँ पे ये आपको जानकारी मैं दे दूं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है जो कि कॉमर्शियल अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, ये सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में डेवलप नहीं हुआ था। ऐसा मानते हैं कि ये सिस्टम इटली में डेवलप हुआ था, और इटली में डेबिट के लिए जो वर्ड है वो है देबेरे, जिसमें आर आता है, इसीलिए डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते थे। और क्रेडिट के लिए CR लिखा नहीं जाता है। जो क्रेडिट का अकाउंट है वो सेकंड लाइन में थोड़ा स्पेस देकर 2 लिख के लिखा जाता है। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे डेबिट अकाउंट कौन सा है और क्रेडिट अकाउंट कौन सा है ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अगर डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को एक ही लाइन में अगर लिखा जाए तो जब यहां से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की जाती है तो उसमें अकाउंटेंट से गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वो अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया कि डेबिट इस तरह से लिखा जाएगा, क्रेडिट इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। वैसे भी जैसे जैसे आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आपको जर्नल का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से एक रिकैप कर लेते हैं कि जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई या एसरटेन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकेंड, एसरटेन अकाउंट्स इन्वॉल्व। थर्ड, एसरटेन टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। एंड फोर्थ, अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम जर्नल में एंट्री करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देखें उससे पहले हम बिजनेस में किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस में जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजैक्शन इन गुड्स। जैसा कि हम सीख चुके हैं, गुड्स मतलब वो आइटम्स जिसमें बिजनेस प्रिंसिपली डील करता है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सबसे कॉमन टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट के नाम से। ये स्टैंडर्ड वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। और परचेज ऑफ ऑल अदर आइटम्स इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस और एसेट यूजिंग द नेम ऑफ एसेट। यानी कि अगर मेरे लिए कोई आइटम गुड्स है तो उसका जब परचेज करूंगा मैं तो उसे परचेज की तरह रिकॉर्ड रखूंगा, परचेज के नाम पे रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो मैं लिखूंगा कार। अगर मैंने सैलरी पे की तो लिखूंगा सैलरी अकाउंट। तो बाकी सारे अकाउंट जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे लिखे जाएंगे। जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स है उसके लिए स्टैंडर्ड टर्म यूज की जाती है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि कोई भी बिजनेस जो है जनरली प्रॉफिट कमाने के लिए ही किया जाता है। तो अगर बिजनेस में कोई आइटम 100 रुपीज में खरीदी गई है तो उसे 110, 120 या 130 में बेचा जाता है। तो अगर आइटम 130 रुपीज में बेची गई है तो 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यहां पे जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स है वो सेल करते वक्त काउंट अलग से नहीं किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने कोई गुड्स 130 रुपीज में सेल किए हैं तो मैं उस ट्रांजैक्शन को सीधा 130 रुपीज का सेल हुआ ये मान के रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो
गुड्स का पर सेल के ऊपर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे एक साथ साल के एंड में काउंट किया जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस एसेट का सेल करते वक्त होता है उसे उसी वक्त अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। इसी एग्जाम्पल को आगे देखते हुए, अगर हमने कोई एसेट 100 रुपीज में परचेज की थी जो 130 में सेल कर रहे हैं, तो सेल करते वक्त ही ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें दोनों जानकारी आ जाए कि 130 रुपीज में एसेट सेल की और उसके ऊपर 30 रुपीज का प्रॉफिट भी हुआ। ये कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सेल ऑफ गुड्स में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे सेपरेटली सेल करते वक्त अलग से नहीं दिखाया जाता है, जबकि एसेट पे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसे अलग से एसेट का सेल करते वक्त ही दिखा दिया जाता है। एक और पॉइंट याद रखिए कि हम अगर कोई भी माल खरीदने के लिए कोई परचेज ऑर्डर किसी को देते हैं तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। वैसे ही अगर हमारा कस्टमर हमें किसी आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस करता है तब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई जर्नल में एंट्री नहीं होती है। एंट्री तभी होती है जब एक्चुअल में सेल हो रहा है। अब हम एक और एस्पेक्ट गुड्स से रिलेटेड सीखें कि डिस्पोजल ऑफ गुड्स अदर देन सेल, यानी कि किसी भी बिजनेस में गुड्स जो हैं परचेज किए जाते हैं जनरली प्रॉफिट पे सेल करने के लिए, लेकिन कई बार गुड्स जो है उनको सेल के अलावा भी या तो बेचा जाता है या उनका किसी तरह से डिस्पोजल किया जाता है। तो ये किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? जैसे ओनर ने गुड्स ले लिए उसके पर्सनल यूज के लिए, या हमने फ्री सैंपल के रूप में गुड्स बांट दिए, एडवर्टाइजिंग कर दी, या कहीं हमने चैरिटी में दे दिए, या आग या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये जो सारे तरीके हैं ये है डिस्पोजल ऑफ गुड्स अदर देन सेल के। और इन ईच केस होता क्या है कि जितना भी हमने सामान परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि अब हम कम सेल कर पाएंगे। हमने जितना परचेज किया था उसमें से तो सामान कम हो गया। तो जो परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है उसका आगे सेल किस तरह से हो रहा है इसका क्लियर पिक्चर जानने के लिए इस तरह के ट्रांजैक्शन में परचेज की जो वैल्यू है वो कम कर दी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर 100 रुपीज का सामान परचेज किया है और हमने उसमें से 20 रुपीज का सामान जो है ओनर ने खुद के यूज के लिए ले लिया। अब जो 80 रुपीज का सामान बचा, अगर हमने 110 में सेल किया है तो हम जानते हैं उसमें 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम अपने परचेज का फिगर 100 रुपीज बताएंगे, सेल 110 दिखाएंगे, तो ये लगेगा कि जो प्रॉफिट है सिर्फ 10 रुपीज हुआ है, जबकि एक्चुअली में प्रॉफिट 30 रुपीज हुआ है। तो इसलिए जो 20 रुपीज का सामान ओनर ले गया उसे परचेज में से माइनस कर देंगे ताकि हमारा परचेज का फिगर हो जाएगा 80 रुपीज, और सेल जब हम बताएंगे 110 रुपीज तो प्रॉफिट दिखेगा 30 रुपीज। एक और आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। 2 वर्ड्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि आप कहीं पे कोई सामान लेने गए, आपने पूछा कि इस आइटम का रेट क्या है, सामने वाले शॉप कीपर ने बताया कि ये 20 रुपीज की है।
अगर आप फिर उससे पूछते हैं कि मैं अगर ये 5 यूनिट ले लूं या 5 क्वांटिटी ले लूं तो क्या रेट होगा, तो कई बार होता है कि ओनर कहता है कि ठीक है मैं 18 रुपीज के रेट से मैं दे दूंगा। यानी कि हम बल्क में अगर परचेस कर रहे हैं तो जो शॉपकीपर है हमें डिस्काउंट देता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जो डिस्काउंट सेल करते वक्त सेलर अपने बायर को देता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि उसे अलग से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जो 20 रुपए की आइटम अगर हमें 18 रुपीज में मिल रही है जब हम 5 यूनिट ले रहे हैं, तो हम उस ट्रांजैक्शन को 100 रुपीज की बजाय सीधा 90 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 90 रुपीज पे ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं डाली जाएगी। दूसरे टाइप का डिस्काउंट है वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग प्री पेमेंट फॉर क्रेडिट सेल। यानी कि कभी भी जब क्रेडिट सेल होता है तो उसके साथ कंडीशंस होती है कि उसका पेमेंट कितने दिनों में होगा। मान लीजिए आपने किसी से गुड्स खरीदे हैं और उसकी कंडीशन है कि 100 रुपीज के जो गुड्स हैं उसका पेमेंट 30 डेज में करना है। लेकिन साथ में एक और कंडीशन है कि अगर आप उन गुड्स का पेमेंट 5 डेज में कर देते हैं तो सेलर आपको 2% डिस्काउंट देगा। तो अगर आप वो पूरा 100 रुपीज का पेमेंट 5 डेज में कर देते हैं तो आपको एक्चुअली में 98 रुपीज ही देने पड़ेंगे, 2 रुपीज कैश डिस्काउंट होगा। तो ये डिस्काउंट जो है क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन में जब अर्ली पेमेंट किया जाता है तब मिलता है। और कैश डिस्काउंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसकी सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री होती है। यानी कि अगर हमने सेलर को 100 रुपीज दिए हैं तो उसमें दोनों एस्पेक्ट आएंगे कि टोटल जो है 100 रुपीज की लायबिलिटी हमने रीपे कर दी, लेकिन हमें उसमें 2 रुपीज का कैश डिस्काउंट मिला, तो हमने एक्चुअल पेमेंट 98 रुपीज का ही किया। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये कैप्चर की जाती है कैश डिस्काउंट जब मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट जब होता है तब ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग जानकारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। अगला जो समझने वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो है कि हर एक बिजनेस एंटिटी का बैंक अकाउंट होता है और उसके बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं। इस अकाउंट को बैंक अकाउंट के नाम से जनरली लिखा जाता है। अगर कोई अकाउंटेंट चाहे तो बैंक का नाम भी यूज कर सकता है, जैसे कि XYZ बैंक लिमिटेड अकाउंट, या जनरल वे में सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होता है कैश का डिपॉजिट और कैश का विड्रॉल, और होता है चेक का डिपॉजिट, चेक का विड्रॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होते हैं। इसके अलावा जो हमारा बैंक में पैसा जमा होता है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी देता है। बैंक हमें कई सारी सर्विसेज देता है, उसके बदले में बैंक हमसे कुछ चार्ज भी लेता है जिसे बैंक चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हमने बैंक से कोई लोन ली है तो उसका भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। जो बैंक इंटरेस्ट देता है और जो चार्जेस लेवी करता है उसका ट्रांजैक्शन बैंक डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में कर देता है। कुछ ट्रांजैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने बात की कि जब हम किसी को क्रेडिट परचेज करने के बाद अगर प्री पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है जिसकी अलग से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं।
यानी कि डेबिट या क्रेडिट किसी एक साइड पे एक से ज्यादा अकाउंट आएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में भी जो डेबिट साइड का टोटल अमाउंट है और क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। तो अभी तक हमने जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन के बारे में समझा है उनको अच्छे से प्रैक्टिकल समझने के लिए हम जर्नल एंट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शन जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में जो हमने 4 स्टेज प्रोसेस सीखी थी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके थ्रू जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पे आपके लिए मैंने कई सारे ट्रांजैक्शन लिए हैं और हम एक एक करके इन सभी ट्रांजैक्शन में कैसे 4 स्टेप प्रोसेस से जर्नल एंट्री की जाएगी वो हम देखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख। तो हमारी जो 4 स्टेज प्रोसेस है उसका पहला स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि कैश आई है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैश हो गया। सेकंड स्टेप अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गए। जो हमने प्रिंसिपल अप्लाई किए कि कैश ट्रांजैक्शन है तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, पहला कैश अकाउंट और दूसरा अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है तो वो अकाउंट, नहीं तो एसेट अकाउंट और नहीं तो पर्सन का अकाउंट। तो उस तरह से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दूसरा अकाउंट हो जाता है। इन दोनों का टाइप क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट हम डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैश आ रही है तो डेबिट हो जाएगी और कैपिटल जो है यानी कि पर्सनल अकाउंट है वो ओनर गिवर है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट जो जर्नल का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई जर्नल एंट्री की जाती है तो उसमें डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन के साथ साथ नरेशन भी लिखा जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, ताकि कभी भी कोई व्यक्ति अगर इस जर्नल को देखे, इस ट्रांजैक्शन को देखे तो उसे समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन क्या था। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो है ही डिपॉजिटेड ₹20,000 इन बैंक। अगेन हम सेम प्रोसेस से चलेंगे। ये कैश ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ बुक्स में हो सकता है बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट की तरह बताया जाए, तो उस तरह से अगर लिया जाता है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब हम जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो चूंकि कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। तीसरा ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम देवेंद्र फॉर 20,000। तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, देवेंद्र अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। देवेंद्र अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो
जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं वो इस तरह से अप्लाई होंगे कि देवेंद्र जो है वो गिवर ऑफ गुड्स है तो क्रेडिट द गिवर, और परचेज अकाउंट जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है तो उसका रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो जर्नल एंट्री हमारी होगी वो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹5,000 वर स्पेंट ऑन द कैरेज इनवर्ड। तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश अकाउंट एंड कैरेज इनवर्ड अकाउंट। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि कैरेज इनवर्ड होता क्या है। तो जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसे अपने बिजनेस प्लेस पर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस कहते हैं, उसे कैरेज इनवर्ड अकाउंट के नाम से बताते हैं। उसी तरह जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं और उसे अपने कस्टमर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक भेजने के लिए अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसे कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस कहते हैं। तो ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का डिफरेंस रहता है। जो दोनों अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब हम अप्लाई करेंगे तो कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट इज एक्सपेंस तो डेबिट। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 21,000 टू रणदीप, कॉस्ट ऑफ गुड्स वॉज 14,000, यानी कि 14,000 के गुड्स हमने 21,000 में रणदीप को बेचे। ऑब्वियसली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है क्योंकि यहाँ पे रणदीप का नाम दिया है और कैश वर्ड नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, 14,000 या 21,000। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब सेल ऑफ गुड्स होता है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस है वो सेल के वक्त अलग से रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स पे प्रॉफिट या लॉस पूरे साल का इकट्ठा करके एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे रणदीप अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होंगे वो होंगे रणदीप अकाउंट गिवर ऑफ रिसीवर ऑफ गुड्स है तो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गई रणदीप अकाउंट डेबिट 21,000 टू सेल्स अकाउंट 21,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अमित फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पे हम बात कर चुके हैं जैसे कि रिसीट ऑफ ऑर्डर और प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, तो इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो इस ट्रांजैक्शन की, इस इंफॉर्मेशन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, हम इसे इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स वर्थ ₹2,000 वर टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। जो दो ट्रांजैक्शन होंगे वो ओनर का अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट, और चूंकि यहां पे परचेज हम कम करेंगे, गुड्स जा रहे हैं अदर देन सेल से, तो परचेज हम करेंगे, अकाउंट हम इन्वॉल्व करेंगे, तो दूसरा अकाउंट होगा परचेज अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे
तो जो ओनर है वो रिसीवर ऑफ गुड्स है तो डेबिट हो जाएगा। और यहां पे जो परचेज अकाउंट है वो है एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस को हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे, तो रेवेन्यू मान के वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सुरेश पेड सैलरी ऑफ ₹6,000। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, तो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो कैश अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रणदीप रिटर्न गुड्स वर्थ 3,000। दीज गुड्स वर रिटर्न टू देवेंद्र, यानी कि रणदीप ने जो हमें गुड्स रिटर्न किए वो हमने देवेंद्र को वापस कर दिए, क्योंकि जो गुड्स हमने देवेंद्र से खरीदे थे वही रणदीप को हमने प्रॉफिट पर बेचे थे। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, एक रणदीप से गुड्स वापस आए, दूसरा देवेंद्र को गुड्स गए। तो दो जर्नल एंट्री होगी। पहले ये जर्नल एंट्री होगी रणदीप रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000। तो यहां पे जो दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे रणदीप अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहां पे ये समझना जरूरी है कि जब भी हमने किसी को सेल किया हुआ है और वो माल जब वापस आता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से बुक करते हैं, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो रणदीप अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो रणदीप गिवर ऑफ गुड है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि रिडक्शन इन इनकम है, यानी कि सेल की इनकम कम हो रही है, तो इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रणदीप अकाउंट। नेक्स्ट, इसी में हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है वी रिटर्न गुड्स टू देवेंद्र। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देवेंद्र को जो गुड्स रिटर्न किए उसकी अमाउंट कितनी थी वो इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। कैसे करेंगे? हमने जो है रणदीप को जो गुड्स बेचे थे, जो कि हमने देवेंद्र से खरीदे थे, वो हमने 50% प्रॉफिट पर बेचे थे रणदीप को। तो जो रणदीप से गुड्स हमें वापस मिले हैं 3,000 के, वो हमने देवेंद्र से 2,000 में खरीदे थे। तो अब जब हम देवेंद्र को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू देवेंद्र के लिए तो 2,000 ही होगी। हम देवेंद्र से तो 3,000 नहीं ले सकते, क्योंकि हमने उससे 2,000 में खरीदे थे। तो जब उसे वापस कर रहे हैं तो भी 2,000 में ही वापस करेंगे। ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, देवेंद्र अकाउंट और दूसरा अकाउंट है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जब हमने किसी से परचेज किया हुआ माल जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसे परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से बुक करते हैं, और परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो यहां पे देवेंद्र रिसीवर ऑफ गुड्स है तो डेबिट हो जाएगा, और जो परचेज रिटर्न अकाउंट है वो एक्सपेंडिचर में रिडक्शन दिखा रहा है, यानी कि परचेज का एक्सपेंस कम हो रहा है,
तो उसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹40,000 फ्रॉम वीरेंद्र सेल्स कॉरपोरेशन। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो क्रेडिट है। जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो है वीरेंद्र सेल्स कॉरपोरेशन एंड फर्नीचर अकाउंट। ये दोनों किस टाइप के अकाउंट है? वीरेंद्र सेल्स कॉरपोरेशन पर्सनल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो वीरेंद्र सेल्स कॉरपोरेशन उसने फर्नीचर हमें दिया है तो वो गिवर है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो फर्नीचर है वो है एसेट कमिंग इन, तो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र सेल्स कॉरपोरेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे जो वर्ड है वो है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू उतनी कम कर दी जाती है। तो यहाँ पे चूंकि 30,000 के गुड्स हैं, उसमें से जब हम 5% यानी कि 1500 माइनस करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 28,500। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो कैश जा रही है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पे याद रखें कि ट्रेड डिस्काउंट कैन बी गिवन इन केस ऑफ क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल। हाउएवर, कैश डिस्काउंट इज गिवन इन केस ऑफ credit sale when the customer pays the dues before expiry of credit period। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारी जर्नल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में हम लिखेंगे गुड्स वर्थ ₹30,000 वर परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन he made payment of ₹10,000 to Devendra. He availed discount of 2%। यहाँ पे 2% डिस्काउंट जो है 10,000 का वो होगा ₹200। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कैश डिस्काउंट का अलग से रिकॉर्ड होता है, तो जो एक्चुअल है देवेंद्र को पेमेंट वो तो 9,800 ही होना है। तो वो कैसे किया जाएगा? तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स या कॉम्पोजिट टाइप का ट्रांजैक्शन है। इसे रिकॉर्ड करने के दो अलग अलग ऑप्शन है। इसे हम एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या दो अलग अलग ट्रांजैक्शन की तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम दोनों ऑप्शन समझेंगे। पहला ऑप्शन, अगर हम इसे दो ट्रांजैक्शन की तरह अगर देखते हैं तो क्या होता है? तो उस केस में पहला ट्रांजैक्शन होगा कि पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू देवेंद्र, यानी कि देवेंद्र को 10,000 का पेमेंट किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें कैश अकाउंट और देवेंद्र अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और देवेंद्र जो कि रिसीवर ऑफ कैश है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होगा, देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 10,000। इसी में दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो होगा देवेंद्र गेव कैश डिस्काउंट ऑफ ₹200। तो कैश डिस्काउंट इज एन इनकम और उसे हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो कैश अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट अकाउंट। जो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट है और कैश डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कैश इज कमिंग इन तो डेबिट और कैश डिस्काउंट इज इनकम सो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 200। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को दो ट्रांजैक्शन मान के भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि इसी ट्रांजैक्शन को हम एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब हम कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह इसे रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो या तो डेबिट साइड पे दो अकाउंट होंगे या क्रेडिट साइड पे दो अकाउंट होंगे, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों सेम होना चाहिए। तो जब हम इसे कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो 3 अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट, देवेंद्र अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, देवेंद्र अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कैश डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवर ऑफ कैश देवेंद्र है तो डेबिट हो जाएगा और कैश डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से होगी कि देवेंद्र जो है उसे हमें जो 10,000 रुपए हमें जो देवेंद्र को देने थे वो 10,000 का हिसाब हो गया है, पूरा हो गया है। तो इसलिए देवेंद्र का अकाउंट 10,000 से डेबिट होगा। कैश अकाउंट जो हम क्रेडिट कर रहे हैं तो एक्चुअल नेट कैश जो हमने देवेंद्र को दी वो तो 9,800 ही था। तो जो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं वो 9,800 से होगा और जो कैश डिस्काउंट अकाउंट है वो 200 से क्रेडिट होगा। तो हमारा डेबिट साइड का फिगर हो गया 10,000, क्रेडिट साइड के दोनों अकाउंट का टोटल हो गया 10,000। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो गया। तो इस तरह से कंपोजिट ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक credited interest of ₹200 and charged ₹50 as बैंक चार्जेस। अब यहां पे भी जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें दो ट्रांजैक्शन है, एक बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया और दूसरा बैंक ने बैंक चार्जेस लेवी किए, वसूल किए। तो पहला ट्रांजैक्शन है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹200। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200। दूसरा ट्रांजैक्शन है बैंक चार्ज्ड ₹50 एज बैंक चार्जेस। ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो बैंक अकाउंट है और बैंक चार्जेस अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक चार्जेस अकाउंट
डेबिट। हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू बैंक अकाउंट 50 रुपीज। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, कैन दीज टू ट्रांजेक्शंस बी रिकॉर्डेड एज वन ट्रांजेक्शन एज डन इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम देवेंद्र। तो जैसे हमने देवेंद्र से जब कैश डिस्काउंट मिला था तो उसे एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्या उनको भी एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन को कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड करना या न करना, ये जनरली अकाउंटेंट के लिए वॉलेंट्री रहता है। तो इस प्रिंसिपल को जरूर याद रखें कि अकाउंटेंट जो है उसे फ्रीडम होती है कि जो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है उनको कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करना या न करना। हालांकि वो रिलेटेड होने चाहिए, तभी कंपोजिट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हाउएवर यहां पे ये समझना जरूरी है कि जो देवेंद्र ने कैश डिस्काउंट दिया था वो एस्पेक्ट देवेंद्र को जो हमने पेमेंट किया था उसके साथ क्लोज्डली लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है। वो एक साथ हुआ है कि हमने देवेंद्र को पेमेंट किया और देवेंद्र ने हमें कैश डिस्काउंट दिया। यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं बैंक के, वो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है कि बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया और बैंक चार्जेस हमसे लिए। इन दोनों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि ये दोनों ट्रांजैक्शन बैंक ने किए हैं। तो इस सिचुएशन में जो है ये दोनों ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है। सिर्फ यही है कि इनकी इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई है क्योंकि शायद ये ट्रांजैक्शन एक ही दिन हुए थे। तो इसीलिए इस सिचुएशन में सही ज्यादा ये होगा कि इन दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग ट्रांजैक्शन मान के जर्नल एंट्री की जाए, एक ट्रांजैक्शन मानने की बजाय। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, द फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, ही सोल्ड इट फॉर 30,000। यहाँ पे हमें पता है कि जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर थी जब हमने खरीदा था तो 40,000 थी। नाउ इट हैज बीन सोल्ड फॉर 30,000, हैंस देयर इज लॉस ऑफ 10,000। हमने सीखा है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। यानी कि एसेट को बेचने में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो एसेट बेचते वक्त ही अलग से रिकॉर्ड करना होगा। ये भी एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन है और हम इसे एक ट्रांजैक्शन की तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे नेचर जो है कैश है और अकाउंट्स इन्वॉल्व 3 हो जाएंगे, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। जब भी किसी एसेट को बेचने में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का अकाउंट यूज करते हैं। लॉस है तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री इस तरह से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 क्योंकि हमें 30,000 ही कैश मिली है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 40,000। तो यहां पे डेबिट साइड का टोटल भी 40,000 है, क्रेडिट साइड का अमाउंट भी 40,000 है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कैसे जर्नल एंट्री
आइडेंटिफाई की जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, जो हमने 4 स्टेप प्रोसेस सीखी थी उसके द्वारा। और एक बार ये पता चल जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अगर हम ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का, उसको फॉलो करते हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम कुछ और टाइप के ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करेंगे। पहला है उसमें लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। बिजनेस को अपनी ज़रूरतों के लिए बैंक या किसी भी व्यक्ति से लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसी लोन पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है। साथ ही बिजनेस एंटिटी किसी और को लोन दे भी सकती है। ऐसी सिचुएशन में जो लोन दी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाता है, और उसके ऊपर फिक्स परसेंट से इंटरेस्ट लिया या दिया जाता है, जो भी लोन का टाइप है। अगला टाइप है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी अपना सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट पे बहुत सारा सामान बेचती है, गुड्स का सेल करती है, बट समटाइम्स द कस्टमर मे नॉट बी एबल टू पे फॉर द ड्यूज, यानी कि जिसको हमने सामान बेचा वो हमारा पैसा नहीं चुका पा रहा है। When the customer becomes insolvent, full or partial amount may become irrecoverable। यानी कि अगर हमारा कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है तो हमें कुछ पैसा या पूरा पैसा हो सकता है न मिले। तो ये जो नॉन रिकवरेबल अमाउंट है क्रेडिट सेल की, उसे कहते हैं बैड डेट। डेट जैसे कि हमें पता है कि जो हमें लेना या देना है उसे डेट कहते हैं। वो जब खराब हो जाता है तो उसे हम बैड डेट कहते हैं। बैड डेट एंटिटी के लिए एक लॉस होता है, और उसे तब रिकॉर्ड किया जाता है जब एंटिटी को ये पता चल गया है या उसे ये विश्वास हो गया है कि अब ये जो कस्टमर है हमारे पैसे नहीं देने वाला है। तो इसीलिए कई बार जो है बैड डेट एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन होने के 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि तब तक हो सकता है बिजनेस कोशिश करता रहे कि उसे अपने क्रेडिट सेल का पैसा मिल जाए। कई बार ये भी हो सकता है कि एक बार बैड डेट हो गया, उसके बाद फ्यूचर में वो कस्टमर आके पैसा दे। सो इफ द बैड डेट इज रिकवर्ड, द सेम इज रिकॉर्डेड एज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और चूंकि बैड डेट को हम एक एक्सपेंस गिनते हैं, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इनकम की तरह रिकॉर्ड होता है। एक और टाइप का ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसा कि हमने पहले सीखा है, एक्रूअल अकाउंटिंग का मेन कंसेप्ट है कि जो साल का एंडिंग हो रहा है तब जितने भी इनकम और रेवेन्यू ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उसको भी इनकम और एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड किया जाए। तो सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये कुछ इस तरह के अकाउंट होते हैं जिनमें साल के एंड पे कुछ अमाउंट हो सकता है लेनी बाकी रह जाए या कई बार देनी बाकी रह जाए। दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के तहत। जब इस तरह का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि अगर सैलरी का एक्सपेंस पेंडिंग है तो जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट।
तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है, ये एक तरह की लायबिलिटी है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो सिमिलरली अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री जो की जाती है वो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यानी कि अगर रेंट की इनकम आउटस्टैंडिंग है तो जर्नल एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट है इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और एंटिटी। यानी कि जिस व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है उसका नाम हम यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। इससे उस अकाउंट को देखकर बहुत आसानी से ये पता लग जाता है कि किस चीज का पैसा लेना बाकी है। और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगेन कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपेंसेस ऑन स्मॉल आइटम्स लाइक टी, कॉफी, स्मॉल रिपेयर्स, पोस्टेज एटसेट्रा, इन एक्सपेंसेस को कई बार अलग अलग रिकॉर्ड करने की बजाय एक ही अकाउंट यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। Similarly, all expenses upon the stage where the asset is ready to use are added to asset account। यानी कि अगर हमने कोई एसेट खरीदी है तो उस एसेट को खरीदने के लिए सेलर को हमें जो पैसा देना है उसके अलावा उस एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, यानी कि सेलर के प्लेस से अपने प्लेस पर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उसका एक्सपेंस, अगर इंस्टॉलेशन करना जरूरी है तो उसका एक्सपेंस, ट्रायल रन करना है तो उसका एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस को अलग से एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। चूंकि ये सारे एक्सपेंस किसी एसेट को खरीदने के वक्त ही किए जा रहे हैं तो इन्हें उसी एसेट अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है, अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो अभी हमने और जो डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस देखे और समझे हैं उनको अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। वी विल नॉट यूज द डेट कॉलम एंड एलएफ नंबर कॉलम क्योंकि ये फॉर्मेट में चूंकि रहती है लेकिन हमें इन्हें यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिलहाल हम इसे अवॉइड करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द नरेशन फॉर जर्नल एंट्रीज। वी विल यूज दिस सेक्शन टू अंडरस्टैंड हाउ द जर्नल एंट्री हैज बीन मेड। तो जो नरेशन का पोर्शन है वो मैं यूज करूंगा आपको समझाने के लिए कि किस तरह से उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की गई है। डेबिट हैज बीन शोन इन सेपरेट सेल ओनली फॉर कन्वीनियंस पर्पस। चूंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर में आपको ये दिखा रहा हूं तो प्रेजेंटेशन में आसानी हो उसके लिए डेबिट को मैंने अलग ही कॉलम में बताया है। अदरवाइज डेबिट को जो अकाउंट है उसी के साथ दिखाया जाता है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी जर्नल एंट्री हम देखेंगे कि कैसे होती है। हम इस स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे ताकि हम ट्रांजैक्शन और उनकी जर्नल एंट्री सीख सकें। पहला ट्रांजैक्शन है अजहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख, मशीनरी ऑफ 80,000 एंड बिल्डिंग ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पे अजहर जो है वो 3 एसेट लेकर आया है बिजनेस में उसे शुरू करने के लिए। तो उसकी जर्नल एंट्री जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, उसे अगर हम कंपोजिट जर्नल एंट्री करते हैं तो इस तरह से हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट से, और टोटल अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा 4,80,000। इसी को हम 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन की तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह से।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन है ही बॉट गुड्स फ्रॉम संजय फॉर 20,000 एट अ डिस्काउंट एट द रेट 5% एंड क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months। यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट परचेज है, 5% डिस्काउंट की बात की गई है, तो ऑब्वियसली ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 19,000। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months, इसे सिर्फ जब हम नरेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें लिखा जाता है, जर्नल एंट्री में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो है ही ओपन्ड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000 इन बैंक। तो यहां पे बैंक में पैसे आ रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन गुड्स वर्थ ₹10,000 वर सेंट टू राजा ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम गुड्स अपने किसी कस्टमर को भेजते हैं या देते हैं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यानी कि उसे अगर माल पसंद आया तो वो रख लेगा और नहीं पसंद आया तो वापस कर देगा। ऐसी सिचुएशन में जो सेल है वो तभी माना जाता है कि जब कस्टमर ने ये बता दिया है कि उसे माल पसंद आ गया है और उसने माल रख लिया है। तो जब हमने राजा को गुड्स भेजे ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तब कोई एंट्री नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। जब राजा एक्सेप्ट कर लेगा इन गुड्स को तो ही ट्रांजैक्शन होगा। तो इस इंफॉर्मेशन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अजहर टुक अ लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू ₹2 lakh एट 9% इंटरेस्ट टू बी पेड क्वार्टरली। यहाँ पे जो 2 अकाउंट होंगे, एक अजहर को पैसा मिल रहा है तो बैंक जो है वो पैसा डायरेक्टली ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे लिए और लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे चूंकि और कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो लोन ली गई है वो बिजनेस के लिए ही ली गई है। अगर ये अजहर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली होती तो बिजनेस में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगला ट्रांजैक्शन है राजा कन्वेड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो यहां पे राजा ने चूंकि अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है तो अब हम इसे सेल ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। अगला ट्रांजैक्शन है क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय अजहर ऑन कंप्लीशन ऑफ वन क्वार्टर। तो यहां पे जो है 1 क्वार्टर यानी कि 3 महीने खत्म होने के बाद अजहर जो है अपनी लोन का इंटरेस्ट जो है बैंक को पे करेगा। तो उसका जो है अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 लाख रुपए की लोन ली थी, 9% इंटरेस्ट रेट है, तो उसका 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 4500 होता है। तो जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली बैंक से ही पे कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट से पे कर दिया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ ₹9,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹7,000। यहाँ पे
अगेन दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, इनकी एक कंपोजिट एंट्री भी हो सकती है और दो डिफरेंट एंट्री भी हो सकती है। हम यहाँ पे कंपोजिट एंट्री कर रहे हैं, तो चूंकि 9000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी 7000 देने को तैयार हो गई है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 7000, अभी उसने पे नहीं किया है, तो अभी हमें कैश नहीं मिली है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक डेटर की तरह हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे और इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमारा जो लॉस है वो 2000 रुपीज हुआ है, क्योंकि 9000 के लॉस के सामने 7000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो जो 2000 का लॉस है वो हो जाएगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, और जो हमारा टोटल गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो 9000 का हुआ है, तो हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 9000। अगला ट्रांजैक्शन है क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक बिकेम ड्यू। यहां पे जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है, लेकिन अभी पे नहीं हुआ है, तो ये एक तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 4500 टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट 4500। अब यहां पे हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड, द अकाउंटेंट हैज टू ऑप्शंस टू रिकॉर्ड द क्रेडिट साइड, जो कि लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट है। इफ ही वॉन्ट्स टू नो total amount outstanding towards loan from bank, he will credit loan from bank account. If he wants to know the principal amount of loan and interest due on loan separately, then he will credit outstanding interest on loan account. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दोनों में से कोई भी अकाउंट यूज किया जा सकता है, दोनों अकाउंट सही हैं। अगला ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000 टू प्रगति। यहां पे प्रगति को हमने क्रेडिट सेल किया है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रगति पेड हर ड्यूज बाय चेक। यहां पे प्रगति ने चेक से पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तो जब हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रगति अकाउंट 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन द बैंक रिटर्न चेक गिवन बाय प्रगति, यानी कि प्रगति ने जो चेक हमें दिया था जिसे हमने बैंक में भरा था वो रिटर्न हो गया है। तो जब चेक रिटर्न होता है तो जो जर्नल एंट्री होगी वो चेक भरने की जर्नल एंट्री से रिवर्स होगी। जब हमने चेक बैंक में भरा था तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रगति अकाउंट, तो अब हम चेक रिटर्न होने पर एंट्री करेंगे प्रगति अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम for life insurance of other amounting to ₹2200 paid by check। यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अजर की लाइफ का है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है और उसका पेमेंट बिजनेस के बैंक अकाउंट से हो रहा है, चेक से हो रहा है, तो इस अमाउंट को हम ड्रॉइंग्स मानेंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अजर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2200 टू बैंक अकाउंट 2200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹300 वर गिवन एज चैरिटी।
दैट सेल्स प्राइस वॉज ₹450। तो यहाँ पे जब हम चैरिटी के लिए गुड्स दे रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है वो ये है कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या गिनी जाएगी। तो ये याद रखें कि जब भी गुड्स को सेल के अलावा किसी और तरीके से डिस्पोज किया जाता है तो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो गुड्स की कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ पे हम 300 रुपीज से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹50,000 फ्रॉम एडवांस्ड टेक्नो लिमिटेड, पेड ₹3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन कैश। तो जो मशीनरी है वो तो क्रेडिट पे परचेज की है और जो इंस्टॉलेशन का अमाउंट है वो कैश में पे किया है। इसे हम एक कंपोजिट एंट्री की तरह रिकॉर्ड करेंगे और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू रेडी टू यूज कंडीशन आर डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। यानी कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट होगा। तो यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा 53,000 से। 50,000 जो हमें एडवांस टेक्नो लिमिटेड को देना है और 3,000 जो हमने कैश में पे कर दिया। और क्रेडिट में एडवांस टेक्नो लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। तो दोस्तों यहां पे हमने फिर एक एक्सरसाइज के माध्यम से जर्नल एंट्री कैसे की जाती है ये सीखा है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर आप जो 4 स्टेप प्रोसेस बताई गई है जर्नल एंट्री करने की उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप बड़ी आसानी से क्विकली किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कर पाएंगे। और जब आपके लिए जर्नल एंट्री आसान हो जाएगी तो अकाउंटिंग की बाकी की प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगी। इस एग्जाम्पल के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जर्नल एंट्री करने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क देना चाहता हूं। आप अपने आसपास कोई भी आपके जो रिलेटिव हो जिनका कोई बिजनेस हो उनसे बात करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो अपने बिजनेस के 20 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताएं और उससे रिलेटेड जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट है वो आपको दें। आप उन सभी ट्रांजैक्शन को समझ के जो हमने प्रोसेस समझी है उसके थ्रू जर्नल एंट्री करने की ट्राई करें और इसे अपने रिलेटिव को वापस बताएं। अगर इन 20 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जर्नल एंट्री अच्छे से सीख चुके हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन है तो ज़रूर बताएं और लर्निंग पाथ के वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।